Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 6th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 6 मई 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर का वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है येमेन को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है आज का पहला आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। जो मराठा का कोटा था, एक तरीके से मराठा रिजर्वेशन था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये असंवैधानिक है। क्यों है आगे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और बोली गई कि ये जो मराठा का कोटा है ये वॉयलेट करता है राइट टू इक्वालिटी, यानी हमारा आर्टिकल नंबर 14 का वॉयलेशन होता है इसके तहत। कैसे होगा ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 5 जज की यहाँ पे आप बेंच बैठाई गई और उन्होंने डिसाइड किया कि जो महाराष्ट्र के अंदर आप लॉ देखोगे, ये जो रिजर्वेशन का लॉ है मराठा कम्युनिटी के लिए, जो आप कह सकते हो रिजर्वेशन कर रखा है, ठीक है, रिजर्व कैटेगरीज लगा रखी हैं, तो उसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बोला है कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है मराठा के लिए इस रिजर्व कैटेगरीज की। क्यों? क्योंकि देखो हुआ क्या है कि ये जो मराठा के अंदर आप देख पाओगे मराठा रिजर्वेशन है वो 50% रिजर्वेशन को क्रॉस करता है। और लिमिट कितनी होनी चाहिए? लिमिट होनी चाहिए 50% तक का रिजर्वेशन ज़रूर होना चाहिए किसी भी कम्युनिटी के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो मराठा कम्युनिटी है इनके लिए जो रिजर्वेशन है वो 50% को क्रॉस करता है। नाउ अब आप कहोगे कि सर ये चीज़ किस में लिखी हुई है कि यहाँ 50% तक होना चाहिए। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, अभी रुके रहो एक मिनट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 1992 में एक जजमेंट आया था जिसका नाम है इंदिरा साहनी जजमेंट, तो इसके बारे में ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहता है। ये कब आया था? 1992 में। तो इसके ऊपर डिस्कशन किया गया और बताया कि आप अगर रिजर्वेशन दे रहे हो तो रिजर्वेशन की लिमिट होनी चाहिए 50% तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोल दिया था सीधा सीधा 50% तक लिमिट होनी चाहिए किसी भी रिजर्वेशन की। और यहाँ पर जो ये मराठा कम्युनिटी है ये 50% को क्रॉस करती थी। बस सिंपल सा यही रीज़न है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के पूरे रिजर्वेशन को रद्द किया है। ओके, नाउ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे साल 2018 में क्या हुआ था। ये महाराष्ट्र ने एक तरीके से रिजर्वेशन लेकर आए थे SEBC एक्ट के तौर, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये लोग लेकर आए। और उसके बाद आप देख पाओगे ऑलरेडी यहाँ पर 52% के आसपास था रिजर्वेशन, उसमें इन्होंने एडिशनल रिजर्वेशन लेकर आ गए 16% तक का। तो आप कह सकते हो सब मिला के बहुत ज़्यादा हो गया रिजर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट कितनी है? लिमिट है 50% की। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये स्टेप उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी चीज़ ये भी बोली कि देखो इससे क्या हो रहा है, अगर एक ही कम्युनिटी को सारा रिजर्वेशन दे दिया जाएगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे इससे आर्टिकल 14 का वॉयलेशन देखने को मिलेगा, यानी जो राइट टू इक्वालिटी है, सभी लोगों को आप कह सकते हो कि इक्वली रहने का हक है, वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होगा। उसके बारे में भी यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन करी गई हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा सिंपल वे में। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मराठा के रिजर्वेशन के बारे में बातचीत करी गई है। रिजर्वेशन क्या होता है? एक तरीके से किसी भी कम्युनिटी के लिए आप कह सकते हो पहले से ही चीज़ें सिक्योर करना, एजुकेशन सेक्टर में, जॉब सेक्टर में, ठीक है, उनके लिए आप कह सकते हो आरक्षण कर देना। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो गवर्नमेंट एडवाइज़र है उन्होंने बोला जो आज के टाइम पर वायरस का लोड है वो ऑलरेडी बहुत हाई है और जो थर्ड वेव है इसका कोई पता नहीं और इसको हम लोग अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कभी भी हम लोग कंट्री के अंदर कोविड-19 की थर्ड वेव देख सकते हैं।
सेकेंड वेव ने ऑलरेडी बहुत बुरी हालत कर दी है, और अगर थर्ड वेव आ जाती है तो इससे बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन होती हुई नजर आएगी, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, बोला गया है कि आने से पहले, यानी ये जो थर्ड वेव है इसके आने से पहले ही हम लोग को काम करना पड़ेगा, और कोविड के लिए पहले से हम लोग को प्रिपेयर होना पड़ेगा। और यही काम हम लोग को पहले भी करना था, जब फर्स्ट वेव आई थी तो उसके बाद ही हम लोग को अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाना था, जो कि हम नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आज कंट्री बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। उसके बाद यहाँ पर एट द लास्ट बताया गया बहुत सारे नए नए स्टेट्स आ रहे हैं जहाँ पर सिचुएशन नई नई तरीके से, एक तरीके से जो वायरस है वो नए तरीके से ट्रेंड हो रहा है। बहुत सारी जगहें जैसे कि बेंगलुरु हो गया, चेन्नई, कोझिकोडे, एर्नाकुलम, थिरुसुर, मल्लापुरम, सभी जगह पर अगर हम बात करें पिछले 2 सप्ताह से वायरस एक नए ट्रेंड पर है। और कुछ स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह, वहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है, उसके बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग देख पा रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड करी है कि जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई की जाए दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से, यानी कि लोगों को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हुई है, तो ये काफ़ी आप कह सकते हो बुरी सिचुएशन मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे में ऑर्डर दिया सेंटर को कि आप लोगों को मिडनाइट ऑयल को बर्न करना है। मतलब क्या है, देखो इसका, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब दिन रात एक कर देना है। किस तरीके से एक प्लान बनाना है जिससे कि आपको ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है पूरी तरह से दिल्ली के अंदर। ओके, और यहाँ पे बताया गया है 700 मेट्रिक टन जो है मेडिकल ऑक्सीजन वो डेली, यहाँ पर डेली बेसिस पर दिल्ली के अंदर आने चाहिए, ऐसा यहाँ पे कुछ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई। साथ ही साथ बोला कि जो जीएसटी वगैरह लग रही है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के ऊपर, उसको भी हटा देनी चाहिए। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होते हैं आगे हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी हम लोग 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन था, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें तो सिर्फ अपडेट करना है अपनी जितनी भी हमारी जो ये करंट अफेयर है। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आरबीआई ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं ताकि कोविड-19 का जो बर्डन है उससे लड़ा जा सके। और आप देख पा रहे होंगे जो आज के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी है वो काफ़ी खतरे में है, काफ़ी बुरी तरीके से रिकवर कर रही है। तो आरबीआई ने बहुत सारा आप कह सकते हो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को। साथ ही साथ बैंक्स जो हैं आप कह सकते हो इस स्कीम के अंडर में क्या करेंगी, आप कह सकते हो सपोर्ट देंगी। ठीक है, जैसे कि वैक्सीन का सपोर्ट मिलेगा मैन्युफैक्चरर्स को, जो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स उनको पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा। इंपोर्टर्स, सप्लायर्स ऑफ वैक्सीन, सभी लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो आरबीआई कर रही है ताकि कोविड-19 का जो आज के टाइम पर बर्डन है उसको हल्का किया जा सके। ये आर्टिकल आगे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इसका पेज नंबर 14 पर आपको ये आर्टिकल डिटेल में देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, तो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है, आगे हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। देखो एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ने बताया कि जो वर्कर्स की इनकम है वो लगभग 17% से गिर ही है। अब आप समझ सकते हो किस चीज़ की वजह से, ऑब्वियस ही बात है कोविड की वजह से। आप देख पाओगे जो इनकम है वो कम हुई है, जॉब्स हैं वो भी कम हुई हैं, उसके बारे में यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया है। कोविड-19 पैंडेमिक जिसने काफ़ी तेज़ी से आप कह सकते हो पूरी तरह से सभी लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर डाल रखा है। इसने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को काफ़ी हद तक ख़त्म किया है, लोगों की जो इनकम वगैरह है वो भी काफ़ी हद तक कम हुई है। कंट्री के अंदर जो पॉवर्टी है, गरीबी, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुई है। ये सारी चीज़ें बताई गई। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 ईयर ऑफ कोविड रिपोर्ट, यानी 1 साल की कोविड रिपोर्ट आई है, मतलब कि पिछले साल का सारा डेटा एनालाइज किया गया है। जो ये रिपोर्ट आई है ये कौन सा पीरियड कवर करती है, मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 का यहाँ पे पीरियड कवर किया जाता है। और उसमें बताया गया जो कोविड-19 है उसका कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इनकम्स के ऊपर, इनइक्वालिटी के ऊपर एंड पॉवर्टी के ऊपर, यानी लोगों की आय। साथ ही साथ आप देख पाओगे रोजगार खत्म हुआ है, लोगों का आप सैलरीज वगैरह कम हुई हैं, इनइक्वालिटी बहुत, भेदभाव बहुत बढ़ता हुआ नजर आया है, गरीबी बढ़ती हुई नजर आई है। ये सब चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई। और बताया इन्होंने अगर हम एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग देखें तो यहाँ पे हुआ क्या है, रोजगारी में ये हुआ है 100 मिलियन जॉब्स जो हैं ये गई हैं।
अप्रैल से मई के महीने में साल 2020 में, पिछले साल की बात हो रही है, लगभग 100 मिलियन जॉब्स खत्म हुई हैं, जिसमें से काफ़ी टाइम बाद बहुत सारे लोगों ने रिकवर किया, बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं जॉब्स को ढूंढा, लेकिन उसके बाद भी 15 मिलियन जो वर्कर्स हैं वो अभी भी इस रेस से बाहर रह गए। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर जॉब्स का लॉस हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे स्टडी ये भी बताती है, लॉकडाउन के बाद जो वर्कर्स की सैलरी है वो काफ़ी हद तक कम हुई है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मान लो कोई बिजनेस है तो बिजनेस चल नहीं रहा है उसके बाद, पोस्ट लॉकडाउन के बाद, तो उन्होंने अपने वर्कर्स की सैलरीज को ही कम कर दिया है। चाहे अगर हम बात करें कैजुअल वेज हो या फिर इनफॉर्मल सैलरीज हो, सभी यहाँ पर डाउन होते हुए नजर आई हैं। और ये जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लॉस हुआ है, इसकी वजह से जीडीपी वगैरह भी काफ़ी हद तक डाउन हुई है। 5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपको, इसके अंदर ये भी बताया गया। साथ ही साथ जो हम मेन बात कर रहे थे, हर महीने की जो अर्निंग्स है ना वर्कर्स की, यानी जो वर्कर्स कमाते हैं हर महीने पैसा, उनकी अर्निंग्स 17% से डाउन हुई है पिछले साल। तो इसके बारे में बताया गया। इनफैक्ट इस साल भी यही कंडीशन चल रही है। अगर इस साल का डेटा की अगर हम बात करें तो पिछले साल से ज़्यादा बुरा डेटा निकल कर आएगा, वो आने वाले टाइम पर हम लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई, ठीक है। वो सिंपल सी बात है जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो सैलरीज वगैरह हैं वो कम हुई हैं, इनकम का लॉस हुआ है, जॉब्स का लॉस हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे स्टडी ने ये भी बोला, एक क्लियर कोरिलेशन किया किस किस के बीच में, जॉब लॉसेस के बीच में और कोविड केस लोड के बीच में। मतलब कि जॉब का लॉस होना, मतलब जॉब खत्म हुई है कोविड की वजह से। और जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वो कौन कौन से हैं आप देख पाओगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला और दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ सभी जगह पर अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक लॉस हुआ है जॉब्स का। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी इन्हीं सभी जगह पर लोगों ने फेस करी हैं। वो वुमेन हो गई या फिर यंगर वर्कर्स हो गए, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं इस पैंडमिक से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये हम काफ़ी बार इसके बारे में एडिटोरियल सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बताया गया, कुछ रेट बताए गए हैं कि जो 2 से 30 मिलियन आप कह सकते हो लोग थे जो कि 375 रुपये रोज़ कमाते थे, इस पैंडमिक की वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर इनका रेट भी कम हुआ है। और बहुत सारे, अगर हम सीधे सीधे बात करें तो जो रिचर सेक्शन वाले पीपल थे वो मिडिल सेक्शन में आकर गिर चुके हैं, मिडिल सेक्शन वाले पॉवर्टी में आकर गिर चुके हैं, और पॉवर्टी वाले बिलो पॉवर्टी लाइन में जाकर गिर चुके हैं, ठीक है। और बिलो पॉवर्टी वाले आप समझ ही सकते होंगे उनकी क्या हालत हुई है। वो लोग बेचारे काफ़ी सारी रातें ऐसी हुई हैं जब भूखे सोए हैं। तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई है कंट्री के अंदर। और रिपोर्ट ने यहाँ पर यह भी बोला कि देखो हम लोग को इसको देखते हुए बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, जो कि सरकार ने किया भी है। जैसे कि जो पीडीएस सिस्टम है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन बांटना, राशन काफ़ी हद तक बांटा है सरकार ने। पिछले साल की अगर हम बात करें, बहुत कुछ फ्री मिला है लोगों को। उसके बाद जो एमजी नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके तहत सरकार ने 50 दिन बढ़ा दिए थे। इसमें क्या होगा कि 150 दिन तक लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिसमें वो लोग पैसा कमा सकते हैं और जो है इस कोविड से लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये पूरा एक रिपोर्ट ने बताया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल आता है। कल हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है, उन्होंने बोला कि जो भी टेली कम्युनिकेशन आप कह सकते हो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिसको हम लोग टीएसपी बोलते हैं, उन लोगों से बोला गया कि आप लोग क्या करो, चलो जल्दी से 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रायल्स कंडक्ट करो। 5G टेक्नोलॉजी को आपको जल्द से जल्द डेवलप करना है, ऐसा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने बोला था। और जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनको जल्द से जल्द आपको पीछे हटाना है, चाइनीज़ कंपनी को बराबर में फेंको, अपना खुद जो है हमें खुद अपनी कंट्री के अंदर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है ना। इस चीज़ को देखते हुए चाइना ने अपने कंसर्न और रिग्रेट दिखाया है। चाइना बोल रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए इंडिया को। यहाँ पे आप देख पाओगे वेडनेसडे में चाइना ने अपने कंसर्न्स दिखाए, बोला इंडिया का जो ये मूव है जिसमें इन्होंने चाइनीज़ टेलीकम्युनिकेशंस को बाहर निकाल दिया है, जो कंपनीज हैं इनको बाहर निकाल दिया है, ये बिल्कुल सही स्टेप नहीं रहेगा इंडिया का। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्यूसडे में हुआ क्या है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है इसने परमिशन दी बहुत सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को। जैसे मैंने आपको बताया टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हो गए, जैसे कि एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन, एमटीएनएल, इन सभी को परमिशन दी गई कि आप लोग चलो जल्दी से 5G ट्रायल्स को कंडक्ट करो, है ना। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई, जो चाइनीज़ कंपनीज हैं जैसे कि हुआवी हो गया, ZTE हो गया, इन सबको इंक्लूड नहीं करना है इसके अंदर। आपको जिसके साथ वर्क करना है वो कंपनीज कौन कौन सी हैं, जैसे एरिक्सन हो गया, नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया।
जो कि चाइनीज़ कंपनीज़ नहीं हैं। तो इन कंपनीज़ के साथ मिलकर काम करो, 5G टेक्नोलॉजी को जो ट्रायल्स है उसका कंडक्ट करो, ना कि चाइनीज़ कंपनीज़ को हमें इंक्लूड करना है। तो इस चीज़ को देखते हुए ऑब्वियस सी बात है, चाइना को बुरा तो लगा है, चाइना ने अपने कंसर्न्स वगैरह दिखाए हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो चाइना के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने क्या बोला कि जो रेलिवेंट चाइनीज़ कंपनीज़ हैं आज के टाइम पर, आप कह सकते हो कि बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं ये, ठीक है, और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट करती हैं इंडिया को। तो इन सब बेसिस के ऊपर इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा यहाँ पर इंडिया के द्वारा करा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी बताया गया कि इंडिया जो है अभी काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज से निकल रहा है, और अब इंडिया डिफ़िकल्ट फेज से नहीं निकल रहा है। एक चीज़ ये भी बोली गई है, जो इंडिया और चाइना के अभी हम बात करें पिछले 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर जो डिस्प्यूट्स हुए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग को ऐसा करना पड़ा है। लद्दाख वाले रीजन में आपको मालूम होगा, इंडिया चाइना के सोल्जर्स जो है 1 साल तक लगातार स्टैंड ऑफ चलता रहा। तो ये बहुत बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग को आज के टाइम पर ये स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं। LAC वाला रीजन भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, मेंशन करी गई हैं, भूलेंगे थोड़ी ना हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट दी गई है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा, जो कि एस जयशंकर साहब हैं, ओके, जिनका पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। नाउ आधे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ यहाँ पे बात करी गई है। देखो, कल हमने डिस्कस किया था श्रीलंका की तरफ 86 यानी 86 इंडियन मछुआरे निकल रहे थे। सोच रहे थे इंडिया के अंदर पैंडेमिक काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, हम लोग श्रीलंका निकल जाते हैं। अब वो नदी के रास्ते से निकल रहे थे, 11 आप कह सकते हो नाव थी, 11 बोट के थ्रू यहाँ पे ये लोग निकल रहे थे। नाव हुआ क्या, श्रीलंका की नेवी ने इनको पकड़ लिया है, और पकड़ लिया था उसके बाद यहाँ पे इंडिया को इन्फॉर्म किया कि आप लोग जो है इनको वापस से लेकर जाओ। और 10 घंटे के बाद श्रीलंका ने इन 86 इंडियन फिशरमैन्स को वापस से फ्री किया है, एक तरीके से छोड़ा है वापस से, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। और अब यहाँ पर जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो ये बोलते हैं कि हम लोग अब कंटिन्यू काम ये करेंगे कि जो भी फिशरमैन्स हैं उनको हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि वो इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर को क्रॉस ना करें, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के साथ जो ये मैरीटाइम बॉर्डर था, ये पानी के थ्रू जो बॉर्डर था, इसको क्रॉस कर रहे थे। तो इस तरीके की एजुकेशंस वगैरह हम लोग अपने फिशरमैन्स को अब प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि जो है इस तरीके से मैरीटाइम बाउंड्रीज जो लॉज वगैरह हैं उन सब का वायलेशन ना हो। नाउ आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे एक आर्टिकल ये दे रखा है, यहाँ पर बताया गया जो सेंटर है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया जो सेंटर है केंद्र सरकार, वो खुद अकेले SEBC को आइडेंटिफाई कर सकती है। SEBC का मतलब है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकती है, बता सकती है कौन सी आप कह सकते हो कम्युनिटी ये है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो सेंटर है उसको पावर दे दी गई है, अलोन यहाँ पर अकेले ही उसके पास सिर्फ पावर है कि वो सोशली और एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशली एंड यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। SEBC मतलब फिर से बता देता हूँ, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो ये आप कह सकते हो इनको रिजर्वेशन दे सकती है, और वो कौन देगी, वो सेंटर दे सकती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर ये पावर्स हैं, प्रेसिडेंट अलोन यहाँ पर खुद जो है वो एक्सक्लूजन का काम कर सकते हैं। आप कह सकते हो यहाँ पर उनके पास पावर है कि वो आइडेंटिफाई कर सके किसको रिजर्वेशन देना है, किसको रिजर्वेशन नहीं देना है। यहाँ पर बात करी गई है आइडेंटिफाई करा जा सके SEBC और उनको इंक्लूड करा जा सके लिस्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे बताया गया जो SEBC है इन रिलेशन टू ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, सभी जगह पर यहाँ पर आप कह सकते हो ये काम कर सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और, ये छोटा सा आर्टिकल ये है, ये अलग आर्टिकल है। यहाँ पर जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, इन्होंने वेडनेसडे में अपील करी हमारे प्राइम मिनिस्टर से, बोला कि देखो आपको कुछ करेज दिखाना चाहिए इस मराठा कम्युनिटी के प्रति, यानी कि जो आपने रिजर्वेशन ख़त्म किया है ये सही नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए रिजर्वेशन मराठा कम्युनिटी के लिए, ठीक है। जैसा कि आर्टिकल 370 में आप लोगों को यहाँ पर केस के अंदर देखने को मिलेगा, उस तरीके से आपको कुछ करेज दिखाना चाहिए मराठा कम्युनिटी के लिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और ये कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है, बट यहाँ पर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि हो सकता है ये आर्टिकल कभी भी एडिटोरियल में तब्दील हो जाए, तो एडिटोरियल यहाँ पर इसके ऊपर आ सकता है। तो हम लोग एडिटोरियल को अच्छे से समझ सकें उसके लिए हम लोग अपने इस बेसिक को क्लियर कर लेते हैं, ओके। और ज़्यादा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सेंटर है वो खुद जो है अकेले आइडेंटिफाई कर सकता है किस चीज़ को लेकर, वो आइडेंटिफाई कर सकता है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, कि कौन कौन सी यहाँ पर कम्युनिटी है जो कि इसके अंदर आती है। नाउ
उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जयशंकर साहब ने एक वर्चुअल मीटिंग होल्ड करी है। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वाला जो आर्टिकल है ये आज के आप लोग डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में देख लेना, ठीक है, क्योंकि जो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हुआ है उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी है इंडिया और यूके के बीच में जो वर्चुअल समिट हुई है, इंडिया और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दोनों ने क्या क्या डिस्कशन किया है, किस किस एरिया में हम दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगे, तो उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी है सुबह वाली वीडियो में, तो उसको जाकर ज़रूर देखना। अब सुबह वाली वीडियो काफ़ी हद तक बदल चुकी है, पहले वो 10-12 मिनट की हुआ करती थी, बहुत छोटा सा डिस्कशन हुआ करता था, सिर्फ हाइलाइट्स लेते थे। नाउ उसको कम से कम 25 मिनट की से ऊपर ही जाती है वो डेली आजकल के टाइम पर, और उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में चर्चा करते हैं सारे यूपीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और साथ ही साथ अलग अलग वेरियस न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं। तो जाकर उसको ज़रूर देखा करो, और मैंने वहाँ पर समझाया है अच्छे से इस आर्टिकल को, तो मैं आपसे प्लीज़ करूँगा जाकर ज़रूर देखना एक बार, ओके। नहीं तो फिर यहाँ पर इसका डिस्कशन मैं कल भी कर दूंगा, कोई बात नहीं है, मुझे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, जो आप लोग नहीं देख पाओगे वो मुझे बता देना, मैं दोबारा से कल जो है इस पूरे आर्टिकल का डिस्कशन कर लूँगा। नाउ पेज नंबर 10 पर आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह एक देखो, मैं उस वाले आर्टिकल जो पिछला वाला आर्टिकल है उस पर क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात करी गई है, जो हाई कोर्ट है उसने अर्ज किया सेंटर को कि आप लोगों को क्या करना है, जो भी जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसको आपको कम करना है। किस चीज़ के ऊपर, जो भी आपने आप कह सकते हो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं वो हम लोग विदेशी वो कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, तो उसके ऊपर जीएसटी कम होनी चाहिए, उसके बारे में हाई कोर्ट ने बताया है। नाउ ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ना, ये मशीन जो है ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर कहलाती है। इसमें होता क्या है, एक तरफ से एयर जाती है, एयर जाने के बाद इसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर पूरी तरह से कंसंट्रेट किया जाता है, ऑक्सीजन को प्योर ऑक्सीजन निकाल दी जाती है, बाकी सारी जो भी चीज़ें होती हैं हवा के अंदर, जैसे 80% नाइट्रोजन होता है, 20% ऑक्सीजन होता है, तो 80% नाइट्रोजन को अलग कर दिया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वर्क करता है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे छोटी सी चीज़ बताई गई है कि अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी उस कम होनी चाहिए। उसके साथ यहाँ पे बताया गया जो भी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनको 36 लाख वैक्सीन के डोजेस मिलेंगे, और आप कह सकते हो आने वाले टाइम पर, आने वाले 3 दिन के अंदर ये डोजेस मिलते हुए नज़र आएंगे जो भी स्टेट्स हैं उनको। और स्टेट के पास ऑलरेडी अगर हम बात करें आज के टाइम पर तो 94 लाख के आसपास डोजेस हैं, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी गई है। और यहाँ पर एक वायरोलॉजिस्ट हैं गगनदीप कौर, बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर ये रहती हैं, इन्होंने बताया कि देखो जो ये कोविड का सर्ज है आज के टाइम पर, कोविड इतनी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये काफ़ी तेज़ी से डाउन होगा, गिरेगा मई के एंड में। होगा क्या, क्योंकि काफ़ी हद तक हम लोग वैक्सीन प्रोवाइड करवा रहे हैं, वैक्सीनेशन हमारा जारी है, बहुत सारे लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन दे रहे हैं, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी और जो है वैक्सीन के थ्रू लोग प्रोटेक्ट होंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे जो वैक्सीन का जो वैक्सीन है ये काफ़ी तगड़ी प्रोटेक्शन देगा डिजीज़ के अगेंस्ट, यहाँ पर इन वायरोलॉजिस्ट के द्वारा बताया गया। जो डिजीज़ है इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलेगी, तो ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट नहीं होगा एक दूसरे में, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, मई के एंड में हम लोगों को ये जो कोविड तेज़ी से बढ़ रहा है वो कम होता हुआ नज़र आएगा। एक ही बार में ये ग्राफ जैसे उठ रहा है उसी तरीके से गिरता हुआ भी नज़र आने वाला है, तो पॉजिटिव रहना है हमेशा ही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल में बताया गया, देखो यहाँ पर एक आर्टिकल ऐसा आता है जिसमें बताया गया 4000 के आसपास डेथ हुई है कोविड-19 से, और ये अकेले सिंगल डे का स्पाइक है, मतलब कि एक दिन के अंदर ये ऐसा देखने को मिला है, और ये अभी तक का रिकॉर्ड है कि अभी तक इतनी ज़्यादा डेथ नहीं देखने को मिली है इन अ सिंगल डे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 13 के ऊपर चलते हैं, क्योंकि ये सब एडवर्टीजमेंट पेज है, सब बेकार है, हमारे किसी काम का है नहीं। वर्ल्ड सेक्शन में आएंगे, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे बोला गया है जो अमेरिका है वो सेंड करेगा वैक्सीन्स बाकी 4 कंट्रीज़ को, ठीक है, 4 कंट्रीज़ को, सॉरी कह रहा हूँ मैं, बहुत सारी कंट्रीज़ को जो है अपनी वैक्सीन देने वाला है 4 जुलाई तक। ओके, अमेरिका ने बोला है जितना भी उनके पास आज के टाइम पर वैक्सीन का भंडार है उसका 10% ये लोग सेंड करेंगे, और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये सारी चीज़ें दी हैं, स्टेटमेंट दिया है। इनकी लिस्ट के अंदर इंडिया ब्राज़ील दोनों हैं, इंडिया ब्राज़ील दोनों को ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही साथ यूएस बहुत सारी कंट्रीज़ की हेल्प कर रहा है, जैसे कि कनाडा, मैक्सिको को भी प्रोवाइड करवा रहा है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ डोजेस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। इंडिया इसमें टॉप नंबर पर आता है, एक तरीके से इंडिया को सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट ये करा जा रहा है, सबसे ज़्यादा वैक्सीन के डोजेस मिलने वाले हैं, और नंबर बताया गया 60 मिलियन डोजेस जो हैं यहाँ पर मिलेंगे, ऐसी यहाँ पर एक रिपोर्ट बताती है। और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे
और भी चीज़ें बताई गई कि जो भी जो बाइडन है वहाँ के, उन्होंने यहाँ पर बोला कि इंडिया को ये लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और आज के टाइम पर इंडिया के लिए लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। और आप देख पाओगे यहाँ पे बोला गया बहुत सारा असिस्टेंस आ रहा है और आने वाले टाइम पे अभी यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारी असिस्टेंस आने वाला है और कम से कम 5 से 6 शिपमेंट हम लोग ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। और $100 मिलियन का असिस्टेंस हम लोग जो है रिसीव कर रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, मास्क होगा, ये सारी चीज़ें अमेरिका हम लोग को दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे जो कनाडा के आप कह सकते हो कनाडा है वो अपनी फाइजर कोविड-19 जो वैक्सीन है वो छोटे बच्चों को प्रोवाइड करवाएगा, जैसा हमने कल डिस्कस किया था। यूएसए भी ये उठा रहा है स्टेप। यूएसए ने भी बोला है कि 12 से 15 साल के बच्चों को ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर कनाडा ने भी यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर काम किया है और कनाडा भी 12 से 15 साल के बच्चों तक को ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे यहाँ पे बोला गया जो यूरोपियन यूनियन है वो अपना ये प्लानिंग कर रहा है कि जो चाइना के ऊपर आज के टाइम पर उनकी डिपेंडेंसी है उसको कट डाउन की जा सके, उस डिपेंडेंसी को कम की जा सके, उसके बारे में बताया गया है। लगभग यहाँ पे बोला गया है आप कह सकते हो फॉरेन सप्लायर्स हैं, लगभग 6 स्ट्रेटेजिक एरियाज़ हैं, 6 फील्ड में जो है यूरोपियन यूनियन बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, जैसे रॉ मटेरियल, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, सेमीकंडक्टर्स। तो इन सब के जो डिपेंडेंसी है वो कम करने वाला है, इनफैक्ट चाइना से डिपेंडेंसी अपनी कम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बोला गया है जो आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर आप देख पाओगे यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो फेसबुक है वो सस्पेंड कर दिया गया था। नाउ अभी यहाँ पर फेसबुक इनका इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, जो इस यहाँ पर ये बताया गया कि फेसबुक इनका जो ट्रंप का है वो बैन रहने वाला है, आने वाले टाइम पे नहीं आएगा। और ये बैन क्यों किया गया था, क्योंकि 6 जनवरी को जो कैपिटल राइट्स देखने को मिले थे यूएस के अंदर, उसी की वजह से यहाँ पर जो दंगे हुए थे उसी की वजह से बैन किया गया था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप लोग छोड़ सकते हो। यहाँ पर ये 1-2 आर्टिकल हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बताया जाता है कि जो बाइडन है उन्होंने डिसाइड अभी नहीं किया है कोविड रिलेटेड ट्रिप्स वेवर पर, यानी किस तरीके से जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने चाहिए, मतलब कि जो भी वैक्सीन है वो अलग अलग कंट्रीज़ को इसके आईपीज देने चाहिए ताकि जो है वो कंट्री वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सकें या नहीं, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर डिसाइड ये आने वाले टाइम पे करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन, इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल आप यहाँ पर देख पाओगे। तो यहाँ पे एक ही आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, जैसा मैंने बताया था पेज नंबर 1 के ऊपर कि ये आर्टिकल पेज नंबर 14 के ऊपर देखने को मिलेगा, ये वही है। तो जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं या फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उन सभी को यहाँ पर रिलीफ दिया जा रहा है, उन सभी को आराम दिया जा रहा है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने वेडनेसडे में अनाउंस किया है कि ये लोग मेजर करेंगे, एक तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे जो भी स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, एक तरीके से माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उन सभी की हेल्प करी जाएगी। आरबीआई उन सबको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा ताकि वो लोग कोविड से लड़ सकें, ओके, जो कोविड की सेकेंड वेव है उससे लड़ सकें। नाउ चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। आज प्रीलिम्स रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल थे। नाउ जो एडिटोरियल है आप देख पाओगे 2-3 दिन से एडिटोरियल कुछ खास नहीं आ रहा है क्योंकि अभी इलेक्शंस के रिजल्ट आए उसकी वजह से। उसी तरीके से आज का भी एडिटोरियल सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इस पेज पर 2 आर्टिकल देखने को मिलेंगे और ये भी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। यहाँ पर इस वाले आर्टिकल पर चर्चा करेंगे, ये एक अवेयरनेस आर्टिकल है, मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। नेक्स्ट आप देख पाओगे जो यहाँ पर ये वाला पेज था इस पर भी आजकल एडिटोरियल नहीं आ रहा है, तो जो इलेक्शंस हैं उसके बाद की बातें आ रही हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये आर्टिकल है ये मराठा केस के बारे में बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से जो है अभी यहाँ पर इसको रद्द किया है मराठा का रिजर्वेशन, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है ऑलरेडी अभी जो है पेज नंबर 1 के ऊपर, तो इसको हम लोग और ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बताता है जो सीटी स्कैन है, आजकल के टाइम पे आप देखोगे हर कोई बंदा जाकर सीटी स्कैन करा रहा है, तो सीटी स्कैन की वजह से क्या हो सकता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ बताया गया है। साथ ही साथ कल नहीं परसों एम्स के डायरेक्टर ने जो रणदीप गुलेरिया जी हैं उन्होंने भी ये चीज़ बताई थी, बोला था अगर सीटी स्कैन आप बार बार करा रहे हो तो इससे कंडीशंस ये हो सकती हैं, आपको हेल्थ को बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, ऐसा यहाँ पे स्टडीज़ भी प्रूव करती हैं। सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है, सीटी की फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, ओके। इसमें क्या होता है, आपका एक्सरे वगैरह निकाला जाता है, हेड हो गया, स्प्लीन हो गया, नेक, आप कह सकते हो सभी पूरी बॉडी पार्ट्स का जो है एक्सरे हो जाता है। मशीन होती है एक गुफा जैसी, टनल जैसी, जिसमें आपकी बॉडी को डाला जाता है, उसके बाद बॉडी का स्कैन किया जाता है और अच्छी तरीके से वो बॉडी को एनालाइज करती है। स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो सीटी स्कैन है वो आज के टाइम पर आप देख पाओगे कोविड-19 का टेस्टिंग भी कर रही है, जिसको कोरोना है वो जाकर सीटी स्कैन करा लेता है,
ठीक है। अगर उसके RT-PCR में नेगेटिव आ रहा है, फिर भी उसको लग रहे हैं बहुत सारे सिम्टम्स हैं उसे, तो वो क्या कर रहा है, फटाफट जाता है CT स्कैन करा लेता है। फिर उसके बाद उसको CT स्कैन के अंदर देखने को मिलेगा कि हाँ कोविड हुआ है। फिर उसके बाद वो दूसरा CT स्कैन कराएगा तो आप देख पाओगे कोविड कम हो रहा है। फिर तीसरा CT स्कैन कराएगा, कोविड खत्म हो गया। नाउ इसने जो ये CT स्कैन करवाए, इतने सारे रिपीटेडली CT स्कैन्स करवाए हैं, इससे उसकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि CT स्कैन आयोनाइज रेडिएशंस को छोड़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है और बोला जाता है कि आने वाले टाइम पे इससे कैंसर भी हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो कोविड-19 है, जैसे ही आप लोग आज के टाइम पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं CT स्कैन की तरफ। जो अभी हाल ही में अगर हम बात करें, CT स्कैन की इतनी जो है डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि आज से पहले अभी तक नहीं हुआ था। डॉक्टरों को दिमाग ख़राब हो गया है कि यहाँ पर किस तरीके से CT स्कैन की डिमांड बढ़ चुकी है। लोग जो है, हर कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, चलो CT स्कैन करवा लेते हैं। तो वो चीज़ आपको सोच समझ के उसके ऊपर स्टेप उठाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, इसमें एक और चीज़ बताई गई, जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है, इसके अंदर पब्लिश करा गया कि देखो CT स्कैन से क्या हो सकता है, लगभग कैंसर्स भी हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें प्रूवन है, क्योंकि इससे रेडिएशंस वगैरह निकलते हैं मशीन से, और अगर आप बार बार इस चीज़ को रिपीटेडली करवाते हो तो इससे कैंसर होने का भी काफ़ी बड़ा खतरा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो आर्टिकल है, ये कोई हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ये एक अवेयरनेस आर्टिकल है। तो ये भी अपने घर में भी बातें फैलाओ इस चीज़ के बारे में, ठीक है, अपने आस पड़ोसी को भी बताओ। नाउ इसके साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को ख़त्म, क्योंकि ये जो है ये इलेक्शन रिलेटेड आर्टिकल है। ख़त्म हो जाता है हमारा सेशन पूरा का पूरा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।